अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। दोस्तों, ताइवान मशरकी एशिया में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जो कई आइलैंड्स के ऊपर वाक़ है। इस मुल्क के शुमाल मगरिब में चीन जैसा बड़ा मुल्क वाक़ है, जबकि इसके शुमाल मशरिक में जापान मौजूद है। ताइवान की अगर तारीख देखी जाए तो ये हज़ारों सालों पे मुहित है और इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि 3000 साल कबल मसीह भी यहाँ पर लोग आबाद थे और वो उस वक्त ज़राअत और खेती बाड़ी के शोबे से मुंसलिक थे और इनकी नस्लें आज भी ताइवान में ही आबाद हैं। ताहम ये लोग अब ताइवान की अक़लियत यानी माइनॉरिटी में शामिल हैं, जबकि 13वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक यहाँ चीनी कौम आबाद होना शुरू हो गई, जो आज ताइवान की अक्सरियत कहलाती है। ताहम दुनिया के अक्सर खित्तों की तरह माजी में ताइवान भी बैरूनी ताकतों की नज़र में रहा और 17वीं सदी में इसके बेशतर हिस्से पर डच फौज यानी आज का नीदरलैंड्स काबिज रहा और इसकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के अंदर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाते हुए चीन और जापान के साथ उस जमाने में भरपूर तजारत भी की। लेकिन उनकी ताइवान में मौजूदगी को ताइवान की मकामी आबादी ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और उन्होंने डच फौज के खिलाफ कई बगावतें भी की, जिसे वक्तन फवक्तन डच फौजें कुचलती रहीं। तहम बिल आखिर 1662 में चीन के मिंग खानदान के कुछ वफादार जर्नैलों की फौज ने ताइवान में डच अफवाज को शिकस्त दी और वहां से उनकी मौजूदगी को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर दी। लेकिन इस सब के बावजूद ताइवान में ताकत के हसूल के लिए रस्साकशी जारी रही और 1683 में यहाँ चिंग डायनेस्टी, जो कि चीन के शुमाल मशरिक में वाक़ चिंग खानदान की हुकूमत थी, उन्होंने ताइवान पर हुकूमत कायम कर दी। मगर ये सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब 1894 की पहली साइनो जैपनीज वॉर में चिंग खानदान को जापान के बादशाह के हाथों शिकस्त हो गई और उसने ताइवान का कब्जा जापान के बादशाह के हवाले कर दिया। जापान के बादशाह ने ताइवान पर हुकूमत का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पैदा होने वाले चावल और चीनी से जापान की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा किया और दूसरी जंग अजीम के दौरान ताइवान को जनूब मशरकी एशिया के दीगर मुल्कों पर हमले के लिए भी इस्तेमाल किया। ताहम दूसरी जंग अजीम में जब जापान और इसके इत्तेहादियों को शिकस्त हो गई तो इनको सजा देने के लिए उन पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई और मुख्तलिफ इलाके भी इनसे छीन लिए गए, जिनमें से एक इलाका यानी मुल्क ताइवान भी था। यहाँ से जापान को अपनी फौजें हटाना पड़ी और 1945 में ताइवान को वापस उस वक्त के चीन यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के हवाले कर दिया गया, जिसकी क़यादत उस वक्त चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के हाथ में थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब चीन के अंदर सिविल वॉर जारी थी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हुक्मरान जमात नेशनलिस्ट पार्टी को इक़्तिदार से हटाना चाहती थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत उस वक्त माओ जेडोंग कर रहे थे, जिनकी क़यादत में बिल आखिर 1949 में कई सालों की खून रेजी और माली और जानी नुकसान के बाद वो कामयाब हो गए और चीन के इक़्तिदार पर काबिज हो गए। ताहम नेशनलिस्ट पार्टी और इसके लीडर और लाखों कारकुनान ताइवान फरार हो गए और वहाँ की हद तक ही महदूद हो गए और ताइवान में पहले से कायम अपनी हुकूमत चलाने लगे। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या दो मुख्तलिफ हुकूमतें जो ताइवान और चीन में कायम हैं, क्या इससे ताइवान और चीन दो अलग अलग मुल्क बन गए हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 1949 में हुकूमत कायम हुई तो उसने चीन का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना से हटाकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया, जबकि ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टी ने ताइवान का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना ही रहने दिया। तमाम दोनों पार्टियों का झगड़ा सियासी था और खालिसतन इक़्तिदार की जंग थी, जिसमें कोई भी मुल्क की तकसीम नहीं चाहता था। इस बात को 1992 के कंसेंसस ने भी साबित किया, जब दोनों सियासी पार्टियों ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि चीन और ताइवान अलग नहीं बल्कि एक ही मुल्क हैं, यानी वन चाइना है, जिनमें चीनी कौम ही आबाद है। मगर इनमें झगड़ा इस बात पे आया कि आया चीन का सरकारी नाम नेशनलिस्ट पार्टी के चीन को दिए गए सरकारी नाम के मुताबिक रिपब्लिक ऑफ चाइना होगा या कम्युनिस्ट पार्टी के दिए गए चीन को सरकारी नाम के मुताबिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होगा। ताम दोनों के इस वन चाइना प्रिंसिपल को शुरू में अमेरिका ने भी तस्लीम किया कि चीन एक ही मुल्क है और ये भी कि अमेरिका इस बात का ख्वाहिशमंद है कि ताइवान और चीन का मसला अमन और सलामती के साथ हल हो। लिहाजा अमेरिका चीन के साथ साथ ताइवान के साथ भी ताल्लुकात कायम रखे हुए है। ताइवान के साथ अमेरिका अपने ताल्लुकात को कितनी अहमियत देता है, इसे हमें ताइवान रिलेशंस एक्ट से समझना चाहिए, जो अमेरिकी कांग्रेस से 1979 में पास हुआ था। इस कानून के तहत अमेरिका ये हक रखता है कि वह ताइवान को जंगी हथियारों की फरोख्त करे और ज़रूरत पड़ने पर वह ताइवान के किसी भी बैरूनी हमले के मुकाबले में मदद करे और ताइवान पर हमला करने वाले मुल्क पर तजारती पाबंदियाँ भी लगाए। इसके साथ साथ 6 अश्योरेंसेस यानी 6 यकीन दहानियाँ भी अमेरिका और ताइवान ताल्लुकात में अहम दर्जा रखती हैं, जिसके तहत अमेरिका ने ताइवान को 1982 में यह यकीन दहानी कराई कि अमेरिका ताइवान के साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार रखेगा और इसे कभी मजबूर नहीं करेगा कि वह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन के साथ किसी भी मुज़ाकरात में शिरकत करे।
दोस्तों यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि चीन ये ज़रूर चाहता है कि ताइवान के ऊपर उसका कब्जा हो जाए, मगर ताइवान के लोग इस बात के हक में नहीं कि वो ऐसे चीन के तसल्लुत में चले जाएं जिसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत हो। और अगर आज दुनिया के हालात पर हम नज़र डालें तो ये साफ वाज़ेह है कि अमेरिका, जिसे कभी दुनिया की इकलौती सुपर पावर समझा जाता था, कि वो जब चाहता दुनिया के किसी भी मुल्क को डराता धमकाता और उस पर जंग मुसल्लत कर देता, आज ऐसा करने से वो काफ़ी हद तक कासिर है। कि आज के दौर में चीन एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पर उभर के सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि चीन 2028 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो चीन यहाँ भी काफी तरक्की कर चुका है और फौजी लिहाज से भी चीनी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में से एक फौज है। इस सब से अमेरिका खतरा महसूस करता है और ये चाहता है कि किसी तरह चीन की तरक्की को लगाम डाला जा सके। इसीलिए अमेरिका की खारजा पॉलिसी में पिछले कुछ सालों से तब्दीली आई है और वो वन चाइना यानी एक चीन की बजाय ताइवान को अलग रियासत देखना चाहता है। ये इसलिए भी कि अगर ताइवान के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया तो उसे एक ऐसी जमीन मिल जाएगी जिस पर वो अपने फौजी अड्डे बना सकेगा और इसके मिसाइल भी दुनिया के दीगर खित्तों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। मजीद यह भी कि चीन को ईस्ट चाइना सी पर फजाई और समुद्री आज़ादी हासिल हो जाएगी और वह इसकी तजारत को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकेगा, क्योंकि ईस्ट चाइना सी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन 350 बिलियन बैरल तेल मौजूद है और तकरीबन 250 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इन ज़खायर को हासिल करने से चीन एनर्जी सेक्टर में खुद कफील हो जाएगा। उसे तेल इंपोर्ट कराने के लिए अरब ममालिक की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और गैस हासिल करने के लिए रूस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ताइवान दुनिया भर में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिहाज से जाना जाता है और ताइवान के चिप मेकर्स दुनिया भर की कंप्यूटर चिप्स की 66% ज़रूरत को पूरा करते हैं और तकरीबन 82 अरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार करते हैं। ये चिप्स मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, 4G 5G इंटरनेट सर्विसेज के अलावा जदीद हथियारों में भी इस्तेमाल होती हैं और इन चिप्स के ऊपर अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक का बेहद इन्हिसार है। इन कंप्यूटर चिप्स का ज़रा भी फुकदान इन ममालिक के मईशत पर कारी ज़रब लगा सकता है, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेहद इन्हिसार करती हैं। इस सूरत हाल में वन चाइना पॉलिसी के तहत अगर चीन ने ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये अमेरिका के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम ना होगा कि उसका हरीफ उसकी मईशत की बका और सलामती से जुड़े मामलात के ऊपर दस्तरस हासिल कर ले, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान से 60 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की इम्पोर्ट्स करता है, जो इसकी मईशत के लिए नहायत ज़रूरी हैं। यही वजह है कि हालिया दिनों में अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है और इसे इस बात पर कायल करने पर जोर दिया है कि वो कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां स्टोर कायम करे, ताकि उसकी कंप्यूटर चिप्स की रसाई अमेरिका तक आसानी से हो सके और इस हवाले से चीन से जो खतरात लाहक हैं इनमें भी कमी आ सके। अगर अमेरिका के इन इकदामात को चीन सख्त नापसंदीदगी से देख रहा है और अमेरिका को खबरदार कर रहा है कि वो अपनी वन चाइना पॉलिसी से पीछे ना हटे और ताइवान को चीन का मुकम्मल हिस्सा बनाने की कोशिशों को सबोताज ना करे। इसीलिए हालिया दिनों में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में एक बार फिर कशीदगी पैदा हुई है और ये बात देखी गई है कि चीन ने ताइवान के पास अपनी जंगे मशकें शुरू कर दी हैं और माहिरीन इस खदशे को नज़रअंदाज नहीं कर रहे कि चीन ताइवान के ऊपर हमला कर दे और एक नई खौफनाक जंग का आगाज़ हो जाए, जिससे बचना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इंशाल्लाह एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।